वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसके NCERT के फुल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और चैप्टर नंबर 4 की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पे जा कर के जो है सभी वीडियोस को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज ऑप्शन ए 6 कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी 7 कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी 8 कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑप्शन डी 9 कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा इथेन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है, इसके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो जब भी आपसे कोवेलेंट बॉन्ड पूछता है तो अपन लोगों को क्या करना होता है, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है। तो क्योंकि बेटा ये अल्केन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो देखिए आपका जो इथेन का स्ट्रक्चर होगा ये कुछ इस तरीके का रहा होगा, CH3 CH3। अब यहाँ पे बॉन्ड गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका ऑप्शन बी जो है 7 कोवेलेंट बॉन्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन ए कार्बोजाइलिक एसिड, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन एंड ऑप्शन डी अल्कोहल। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि ब्यूटेनॉन में फंक्शनल ग्रुप बता दो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्यूटेनॉन है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में ओन होता है बेटा तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। ऑप्शन ए द फूड इज नॉट कम्प्लीटली कुक्ड, ऑप्शन बी द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ऑप्शन सी द फ्यूल इज वेट एंड ऑप्शन डी द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम अगर हमारे बर्तन के नीचे की सरफेस अगर वो ब्लैक कलर की हो जाती है तो वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो ये इंडिकेट करता है बेटा कि जो हमारा फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन बी जो है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड गिवन है दैट इज CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि हमें इसके नेचर के बारे में बताना है। तो अगर हम लोग इसके नेचर को देखें बेटा तो सबसे पहले जो है बेटा ये जो हमारा CH3Cl होगा इसके पास 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो कार्बन फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन। तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन के साथ और एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किसके साथ करेगा? क्लोरीन के साथ करेगा। तो जब भी आपसे जो है किसी भी कंपाउंड के नेचर के बारे में पूछा जाए तो एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि जो कंपाउंड है वो किस तरीके की बॉन्डिंग को शो कर रहा है। तो आपको वहां पे सिर्फ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? इथेनॉइक एसिड। अब सबसे पहले आप लोगों को इथेनॉइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्योंकि बेटा इथेनॉइक एसिड है तो यहाँ पे कार्बोजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और ये इथेन है, यहाँ पे 2 कार्बन होंगे तो दैट इज CH3COOH। तो जब भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो है जो भी हमारे एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ये अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लेगा। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें बेटा
तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं स्टेबल होने के लिए। अब जब भी आप लोगों से जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, उसका आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, आप लोगों को एक जनरल स्ट्रक्चर बनाना है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब इसी को देख करके आप लोग बड़े आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई कार्बन के पास बेटा क्या होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए हाइड्रोजन एक यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके साथ शेयरिंग करेगा तभी तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इसके पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, तो ये वाला कार्बन स्टेबल हो गया। अब ये वाला जो कार्बन है आपका सेकेंड वाला कार्बन, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग शो करी है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दो। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को बेटा आप किससे रिप्रेजेंट कर दो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो। तो देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखिए हमारा ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया और कार्बन भी स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपन लोगों ने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, तो देखिए हाइड्रोजन भी हो गया। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 2 4। तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा इथेनोइक एसिड का। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखें तो बेटा हम लोगों से हाइड्रोजन सल्फाइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनवा रहा है। तो देखो हाइड्रोजन का बेटा अगेन एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। सल्फर की अगर हम लोग बात करें बेटा तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8, 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो जर्नल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का होता है। तो देखिए सल्फर हमारा बेटा सेंट्रल एटम होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए बेटा ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ से आप लोग देखो ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। देखो सल्फर भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों को प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा CH3CO CH3। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का होगा। तो अगर आप लोगों ने एक बार स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया बेटा देन आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़े आसानी से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका कीटोनिक ग्रुप है तो C के ऊपर क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। ठीक, और प्रोपेन है तो यहाँ पे 3 कार्बन आपके पास प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये आप लोगों को पता है, हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो यहाँ पे कार्बन के साथ आपके 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, हम लोगों ने 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। अब ये वाला कार्बन देखिए आपका, ये वाला कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, ऑक्सीजन के साथ बेटा क्या बन रहा है डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये देखिए 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन आ गए। भाई 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन का ये हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, ये वाला कार्बन भी स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन और ये कार्बन क्या कर रहा है सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले के साथ ये दूसरा कार्बन है इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो 1
2 3 और एक 4। तो देखो अब यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन अटैच कर दो, अगेन 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। बहुत इजी होता है, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आप लोग बड़े आसानी से इसको कर लोगे। लास्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए बेटा फ्लोरीन ये हमारा बेटा F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 9 होता है। तो अगर हम लोग बेटा इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए 1 3 5 और 2 7। अब ये वाला एक फ्लोरीन बेटा इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 1 7। तो देखिए ये वाला फ्लोरीन क्या करेगा, कहेगा हमें यार एक इलेक्ट्रॉन दे दो। ये वाला फ्लोरीन कहेगा तुम भी हमें एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे दो। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप लोग जो है इसको सर्कल करके रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अभी आप लोगों ने जिस तरीके से लास्ट में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाया था, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रोपेनॉन को देखा था, तो वहाँ पे अगर हम लोग जो है सर्कल नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टीचर बड़े आसानी से समझ जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है और हमें एग्जाम्पल भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए होमोलॉगस सीरीज बेटा आपकी क्या होती है, एक्चुअल में ये आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दे हैव द सेम सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, लेकिन उनका जो डिफरेंस हो एक दूसरे के साथ वो CH2 मॉलिक्यूल से हो, CH2 ग्रुप से हो, तो वो सारे कंपाउंड्स आपके होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। अब इसको आप लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। देखिए मैंने एल्केन की होमोलॉगस सीरीज ले ली। अब एल्केन का बेटा जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो देखिए फर्स्ट मेंबर यहाँ पे क्या होगा बेटा CH4 होगा। अब इस CH4 में अगर हम लोग CH2 को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा C2H6। अब इस C2H6 में अगर हम लोग अगेन CH2 को ऐड कर दें तो C3H8 हो जाएगा, ठीक है। इस C3H8 में अगेन CH2 को ऐड कर दें तो ये C4H10 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है बेटा, ये आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है, इनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन ये जो है आपस में किससे डिफर कर रहे हैं, CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स के ग्रुप आपके क्या कहलाते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहलाते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग किस तरीके से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंसेस देखते हैं एंड देन हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनके डिफरेंसेस को देखेंगे। तो अगर हम लोग बेटा इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जो स्मेल होती है बहुत ही प्लीजेंट होती है, अच्छी होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इथेनोइक एसिड की बात करें बेटा तो इथेनोइक एसिड क्योंकि एक एसिड है आपका, तो इनकी स्मेल क्या होती है, पंजेंट होती है, ठीक है, खराब स्मेल होती है, लाइक विनेगर। आप लोगों ने विनेगर को स्मेल किया होगा, ठीक है। तो जैसे विनेगर की स्मेल होती है वैसे ही इथेनोइक एसिड की भी स्मेल होती है। अब सेकेंड डिफरेंस को देखें बेटा तो इथेनॉल जो होता है बेटा ये रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इथेनोइक एसिड की बात करें बेटा तो इथेनोइक एसिड जो है आपका बेटा 17 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बेटा, ये आपका मेल्टिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मीन्स आप बोल सकते हो कि 17 डिग्री सेल्सियस पे इथेनॉल आपका मेल्ट कर जाता है एंड इट फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर। और ये आपका क्या करता है, ये जम जाता है जब आपकी ठंडी आ जाती है, ओके। लेकिन आपका जो इथेनॉल होता है ये आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। अब हम लोग जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो बेटा अगर हम लोग इथेनॉल की बात करें
तो इथेनॉल बेटा आपके मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इथेनोइक एसिड की बात करें तो जनरली आपके, क्योंकि बेटा ये एसिड है और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे वो क्या करता है, रिएक्शन को शो करता है और सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है और वाटर को लिबरेट करता है। ठीक है, तो एक केस में रिएक्शन नहीं हो रही है और एक केस में रिएक्शन हो रही है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं कि आपका जो इथेनॉल है बेटा, ये लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने के बाद कोई भी कलर में चेंजमेंट को शो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इथेनोइक एसिड की बात करें तो इथेनोइक एसिड, क्योंकि बेटा आपका ये एसिड है, जैसे ही ये लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर से क्या करता है, रेड कलर में लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है। तो समझ में आ गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किस तरीके से हम लोग जो है अपने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि व्हाई डज मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सोप इज एडेड टू वाटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मिशेल की फॉर्मेशन क्यों होती है जब हम लोग सोप को वाटर में ऐड करते हैं। ठीक है, नाउ विल ए मिशेल बी फॉर्म्ड इन द अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि आपकी जो मिशेल है क्या ये दूसरे सॉल्वेंट जैसे कि इथेनॉल उसके साथ भी फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ से अगर हम लोग बेटा इसके आंसर को देखें तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सोप समझना होगा कि आखिर सोप में किस तरीके से मिशेल की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए, आपका जो सोप मॉलिक्यूल होता है इसके पास दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज हाइड्रोफिलिक एंड द अदर इज हाइड्रोफोबिक। तो देखिए, आपका जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड है, ये आपका वाटर के साथ अटैच होता है, और आपका जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये आपका डर्ट के साइड अटैच होता है। ठीक है, नाउ व्हेन द सोप इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, जैसे ही बेटा हमारा सोप जो है वाटर के साथ डिजॉल्व होता है और क्लोथ्स आर पुट इन ए सोपी सोल्यूशन, और इसी सोपी सोल्यूशन में जब हम लोग अपने क्लोथ्स को पुट करते हैं तो सोप मॉलिक्यूल्स आपके कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिशेल। अब देखिए, आपका एक क्लोथ है, इस क्लोथ में बेटा ये डर्ट है, ये आपकी क्या हो गई, डर्ट हो गई। अब क्योंकि बेटा आपका जो सोप है, ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, ये जो इसका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये डर्ट के साथ अटैच करेगा। तो देखिए, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट क्या कर रहा है, डर्ट के साथ अटैच कर जा रहा है, और हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है बेटा ये किसके साथ अटैच हो रहा है, ये आपका वाटर के साथ अटैच हो रहा है, ये आपका वाटर के साइड अटैच कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई। अब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिशेल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मिशेल बोला जाता है। नाउ दिस इज बिकॉज द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सोप अटैच टू द डर्ट साइड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, क्योंकि जो आपका सोप है वो उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट के साथ अटैच हो गया और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर के साथ अटैच हो गया। नाउ इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा, आपकी मिशेल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, एक पार्ट हम लोग समझ गए। अब अगर बेटा आपके दूसरे सॉल्वेंट्स प्रेजेंट होंगे तो आपका जो मिशेल है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि मिशेल की फॉर्मेशन के लिए वाटर का होना कंपलसरी है। तो मिशेल इज नॉट फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Why are carbon and its compound used as a fuel for most applications? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कार्बन और कार्बन से जो भी कंपाउंड्स बनते हैं ज़्यादातर हम लोग उनका यूज़ एज ए फ्यूल क्यों करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एप्लीकेशंस में। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें बेटा तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज दे हैव वेरी हाई कैलोरिफिक वैल्यू एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे आर यूज्ड एज ए फ्यूल। क्योंकि बेटा इनकी जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है, आप लोगों ने 9th में कैलोरिफिक वैल्यू पढ़ा होगा टर्म, ठीक है, इनको आप जरा सा भी हीट करोगे ये क्या करने लगते हैं, एक्सप्लोजन क्रिएट करने लगते हैं। तो क्योंकि इनकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई होती है, फर्स्ट रीज़न ये हो जाएगा, इस वजह से हम लोग इसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। और सेकेंड क्या है बेटा, दे प्रोड्यूसर्स ए लॉट ऑफ लाइट व्हेन दे बर्न इन एयर।
और जब भी हम लोग इनको एयर में बर्न करते हैं ये ह्यूज अमाउंट में लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कार्बन और उससे बने कंपाउंड्स होते हैं उनका यूज़ एज ए फ्यूल करते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन द हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा हार्ड वाटर के साथ हम लोग सोप को मिक्स करते हैं तो स्कम की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखिए अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन द वाटर इज हार्ड। तो आपका जो सोप होता है जब हम लोग इसको हार्ड वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आप लोग देख लो। दिस इज बिकॉज ए सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। देखिए आपका जो सोप होता है बेटा ये आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की। अब जब ये आपका हार्ड वाटर के साथ मिक्स होता है जो जनरली अपने साथ क्या करता है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को कंटेन करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सोप है, ठीक है। अब ये अपने साथ क्या कर रहा है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को कंटेन कर रहा है। तो जैसे ही आपस में मिक्स होते हैं बेटा तो ये क्या करते हैं, एक इनसोल्यूबल कंपाउंड को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्कम। और इसी वजह से क्या होता है, लेदर की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, झागी नहीं बन पाता। तो व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर डिस्प्लेसेस सोडियम और पोटेशियम आयंस फ्रॉम द सोप मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। तो देखिए यहाँ पे सोडियम बेटा आपका क्या कर जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ए लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा सोप होता है वो वेस्ट कर जाता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप सोप को लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करोगे। तो सिंस सोप इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेटा आपका सोप जो होता है बेसिक नेचर का होता है, तो जैसे ही ये जो है रेड लिटमस के कांटेक्ट में आता है ये उसके कलर को ब्लू कर देता है, ठीक है। एंड हाउएवर द कलर ऑफ ब्लू लिटमस विल रिमेन्स द सेम। अब इसी सोप को अगर हम लोग जो है आपके ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट कराएं, टच कराएं, तो क्या होगा, कलर सेम रहेगा, क्योंकि भाई सोप भी बेसिक और ब्लू लिटमस आपका क्या है, बेसिक नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है हमको ये बता दो और इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बता दो। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट फॉर्म्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एक ऐसी प्रोसेस बेटा जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीन्स जिनके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन या एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन बेटा जब हम लोग जो है हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन और एडिशन रिएक्शंस। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नाउ अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो दिस रिएक्शन इज अप्लाइड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स विच कंटेन्स लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन्स। तो जनरली बेटा ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये वेजिटेबल्स, ये जो भी आपके वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनकी हाइड्रोजिनेशन कराने में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पुराने ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, कौन से ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जो एडिशन रिएक्शंस को शो करेंगे। तो जनरली बेटा जितने भी आपके एल्कीन होंगे और एल्काइन होंगे वो सभी आपके क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन या एडिशन रिएक्शंस को शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो
तो एक आपका क्या हो गया C3H6, ये आपका क्या है बेटा एल्कीन है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो CnH2n का यूज़ करके। और एक C2H2, ये आपका क्या है एल्काइन है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो ये आपके क्या करेंगे बेटा एडिशन रिएक्शंस को शो करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको एक टेस्ट बता दो जिससे कि हम लोग बटर और कुकिंग ऑयल को डिफरेंशिएट कर सकें। तो अगर हम लोग बेटा इसके आंसर को देखें तो आपका जो बटर होता है इट कंटेन्स सैचुरेटेड फैट्स, देयरफॉर इट कैन नॉट बी हाइड्रोजिनेटेड। अब क्योंकि बेटा आपका जो बटर है ये आपका क्या है, ये आपका एक एल्केन है, तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजिनेशन को शो ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ऑयल्स की बात करें, जो कुकिंग ऑयल होते हैं बेटा, ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन को शो कर जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई इट कैन बी हाइड्रोजिनेटेड टू सैचुरेटेड फैट्स। तो इसीलिए जो है आपके ऑयल्स क्योंकि जो है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को शो करेंगे या एडिशन रिएक्शंस को शो करेंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग बड़े आसानी से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, 100% चांस है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें जो है सोप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये कपड़ों को क्लीन करते हैं, इसका मैकेनिज्म समझा दो यार। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, तो आप लोग आंसर को इसी तरीके से लिखोगे। सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स विच शोज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं वो आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा, वो आपके सोप के क्लीनिंग एक्शन के मैकेनिज्म को समझा रही हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोप क्या होता है, तो सोप मॉलिक्यूल हैज़ टू एंड। तो आपका जो सोप है ये अपने पास दो एंड रखता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है बेटा, ये आपका वाटर के साथ अटैच होता है, और ये जो आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ठीक है, ये आपका डर्ट के साइड अटैच होता है, ठीक है। नाउ व्हेन द सोप इज डिजॉल्व इन वाटर एंड क्लोथ्स आर पुट इन द सोपी सोल्यूशन। तो देखिए जब हम लोग सोप को वाटर में डिजॉल्व करते हैं और क्लोथ्स को जो है सोपी सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, तो सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए मैनर एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। तो आपके जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर जाते हैं और क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं आप लोग देखो भाई, ये आपका क्लोथ है, इसके ऊपर डर्ट है, ये मान लो डर्ट है। अब क्योंकि बेटा आपका जो सोप है, ये जो डर्ट वाला पार्ट है ये इसकी टेल के साथ अटैच कर जाएगा, ये देखो अटैच कर गया, और ये आपका जो है हेड, ये आपका वाटर के साथ जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिशेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। नाउ दिस इज बिकॉज द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप अटैच टू द डर्ट साइड। तो देखिए जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये देखो डर्ट के साथ अटैच हो गया, और हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है आपका, ये आपके वाटर के साथ अटैच है। नाउ व्हेन द क्लोथ्स आर रब्ड और बीटन। नाउ अब हम लोग जो है जब इन क्लोथ्स को रब करेंगे, ठीक है, और इनको बीट करेंगे, तो ये जो मिशेल है बेटा ये रिमूव हो जाएगी और अपने साथ जो है जो भी डर्ट है उसको भी लेकर के चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ओवरऑल हमारा जो क्लोथ है वो क्लीन हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इस तरीके से जो आपके सोप्स है वो किसी भी क्लोथ को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के NCERT एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है NCERT के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को नहीं देखा है, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को नहीं देखा है, MCQs और सभी वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जो है सभी वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को जो है इन सभी क्वेश्चन आंसर्स की PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पे आप लोगों को सभी चैप्टर्स की PDF मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।